आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैचारिक क्रांति। आज मैं जसवीर स्मारक समिति के कार्यालय में आया हुआ हूँ, जहाँ पर मेरे सामने बैठी हैं डॉक्टर जगमती सांगवान जी, जो एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी महिला हैं और जिन्होंने अपना सारा जीवन महिलाओं के उत्थान के लिए और समाज की किसी भी समस्या को उजागर करने के लिए अपना जीवन लगा रखा है। तो आज मैं उनके सामने बैठा हूँ। तो सबसे पहले मैं सांगवान जी आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। आपका बहुत शुक्रिया मुझे समय देने के लिए। ये मैं इनसे जानेंगे कि इन्होंने जो जीवन है अपना कैसे बनाया, यानी एक क्रांतिकारी विचारधारा कहाँ से आई, कहाँ प्रेरणा ली, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा, कहाँ कहाँ इन्होंने काम किए, किस प्रकार के खेलों में रही। तो सबसे पहले तो सांगवान जी आप अपना थोड़ा एक मिनट अपना परिचय बता दें। आपका जन्म कहाँ हुआ, पेरेंट्स कहाँ थे, क्या करते थे, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ आप पहले। जी मेरा गांव बुटाना है, सोनीपत जिला के अंदर। यस यस। और मेरा वहीं पे जन्म हुआ और जो मेरी पहली जो शिक्षा है मैट्रिक तक मैं अपने गांव में पढ़ी। और हमारा जो गांव है जी वो पुराना शिक्षा का केंद्र रहा है। हाँ, वहाँ पे जनता बुटाना नाम से एक संस्था थी, जहाँ 15-20 गांव के जो लड़के वो पढ़ते थे और हॉस्टल में रहते थे, खेलते भी थे। बहुत अच्छी टीम थी वहाँ, टूर्नामेंट बहुत होते थे। तो इसलिए फिर हमारे गाँव के अंदर जो लड़के थे वो तो सुबह भी वॉलीबॉल खेलते, शाम को भी वॉलीबॉल खेलते। और हम जो लड़कियां थी हम पढ़ने तो जाती थी क्योंकि स्कूल था वहाँ पे, तब तक प्राइमरी था हमारा स्कूल पहले तो। परंतु स्थिति ये थी कि हम वो खेल जो खेलते थे भाई और उसको देख भी नहीं सकते थे। हमारा काम था बस गोबर घेर का हो, पानी भर कर लाओ, मैसा न संभालो और फिर लामनी चल रही है तो खेत का काम करो, तड़के कर जाओ, शाम ना आकर भी करो। तो उसके बाद आपने हायर एजुकेशन जैसे कॉलेज ग्रेजुएशन कहाँ से प्राप्त की थी मैडम? जी मैं मैट्रिक तक वहाँ पे गांव में पढ़ी। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए जो जाना था तो वो बहुत ही एक दर्दनाक पड़ाव था असल में मेरे जीवन का, क्योंकि मेरे गांव की जो टीम थी जो वॉलीबॉल की टीम, हाँ जी, वो हमारे गांव में बनाई थी। एक हिंदी की टीचर आई थी फूलवती जी, जो हमारे गांव की पहली सरपंच भी बनी थी। उन्होंने फिर पहल करी थी वहाँ पे हमारे स्कूल में लड़कियों की वॉलीबॉल की टीम बनाने की। और हम मतलब जो मैंने बताया कि एक तरह का भेदभाव सा महसूस करते रहे थे कि भाई और खेलने का मौका मिला, हमने नहीं मिलता। तो इसलिए जैसे उन्होंने शुरू किया तो हमने ना इतनी प्रैक्टिस करी थी वॉलीबॉल की कि पूरा पूरा दिन मैदान में रहते थे हम। तो और एजुकेशन हायर एजुकेशन में आप कहाँ गई? उसकी बदौलत जी हम पूरे हरियाणा में फर्स्ट सेकंड हमारी टीम आने लगी। लेकिन ज्यादातर जो लड़कियां थी उनके घर वालों ने उनको हायर एजुकेशन के लिए गांव से बाहर शहर में जाना पड़ा था, तो पढ़ाई से हटा लिया और उनकी शादियां कर दी। और मैं क्योंकि मेरा परिवार जो है थोड़ा आर्य समाजी बैकग्राउंड का था, मेरे भाई फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे हमारे जनता बुटाना के, तो इसलिए ये कोशिश रही कि मैं गोहाना जो कस्बा था हमारे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी है, तो मैं रोज डेली अप डाउन करती थी गांव से, वहां पे जाती आती और फिर अपना खेल का पढ़ाई का वो मतलब वहां पे कोशिश कर रही थी। और एक और मेरे गांव की लड़की थी जो साथ में पढ़ने आती थी, वो भी हम दोनों, परंतु वो कुछ चल नहीं रहा था, कभी बस आई नहीं, मिस हो गई, परेशानी थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी जी। और इसके बावजूद कि हमारे जो वहाँ पे खेल के जो कोच थे राम सिंह जी, वो इतना ज्यादा प्रयास करते थे कि लड़कियों की टीम अच्छी से अच्छी बने। और कॉलेज के प्रिंसिपल भी बलबीर राठी जी होते थे, वो भी विशेष कोशिश करते थे कि लड़कियों की टीम अच्छी बने और कोई उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
और हमारा आगे तक का वो भरोसा दिलवाते थे घर वालों को कि भाई कोई लड़कियों के साथ किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, मैं हर तरह की जिम्मेवारी लेता हूँ। उसके बावजूद जी 1 साल में मतलब हमारे घर वालों का हमारा भी ये हो गया था भाई, ये पढ़ाई और खेल रोज का आना जाना, हाँ, ठीक ये है। चालक होना चालक होना, है, yes. ऐसा हो गया था जी। पर Yes. फिर फॉर्चुनेटली हमारे हरियाणा के अंदर खेल कूद महाविद्यालय होता था, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हिसार में, yes, जी। yes. और उसी साल वो रीओपन हो गया, एक बार वो बंद कर दिया गया था। yes. वो रीओपन हुआ तो मेरा भाई जो फुटबॉल का प्लेयर रहा होता, उसने देखा अखबार में कि रीओपन हो रहा है, तो उसने मेरे लिए कोशिश की कि इसका एडमिशन हो जाए। तो मैं, क्योंकि मैं काफी अच्छा खेल लेती थी वॉलीबॉल जो है, तो फिर वहाँ पे एडमिशन के लिए ये था जी 20 आउटस्टैंडिंग लड़के लड़कियां जो हैं उनको एडमिशन मिलता था। ट्रायल बेस पे बहुत टफ कंपटीशन होता था, Yes. परंतु एडमिशन के बाद खेल की सुविधाएं, खाने की सुविधाएं, रहने की सुविधाएं, सब कुछ फ्री होता था वहाँ yes, पे। yes. तो वो मौका जो मेरे को मिला असल में, वो मेरे जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट रहा। yes. नहीं तो मैं, क्योंकि खुद छोटे किसान परिवार से आती थी, हम 5 भाई 3 बहन थे, मैं सबसे छोटी थी। तो yes. उस समय पे उन छोटे किसान परिवारों की ये औकात नहीं होती थी कि वो अपने लड़के लड़कियों को यूनिवर्सिटी कैंपस पे पढ़ने भेज दें। तो इसलिए वहाँ पे जैसे ही एडमिशन हुआ, और पहले तो अकेला मेरा एडमिशन हुआ लड़की का, प्रिंसिपल ने बुला के पूछा कि अकेली लड़की होगी, देख लो 100 तरह के झंझट होंगे कल को, एडमिशन लेना है या छोड़ना। परंतु मैं अपने अनुभव से जान चुकी थी कि जीवन में अगर गोबर पानी इससे कुछ पिंड छुड़वाना है, तो ये जो मौका मिल रहा है इसको हाथ से नहीं जाने जी। फिर मैंने कहा जी मैं तो बाकायदा सारी स्थितियां जो है उनका मुकाबला करूंगी और जी मैं पढ़ूंगी। तो आपने कौन सी डिग्री प्राप्त की वहाँ हिसार यूनिवर्सिटी से? मैंने जी वहाँ से BSHMPE बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज इकट्ठी वो डिग्री होती थी, 5 साल की, वो की पहले। फिर MSc करी मैंने रूरल सोशियोलॉजी से, वहीं से हिसार यूनिवर्सिटी। हाँ जी, हिसार यूनिवर्सिटी से। अच्छा, PhD भी बताइए, आपने PhD कहाँ से की है? PhD मैंने बाद में MDU में इन सर्विस करी, इन सर्विस बाद में। और वो PhD मैंने, वो जो मेरे गांव की लड़कियां थी, जो मेरी टीम की सदस्य थी, वो मतलब सफल क्यों नहीं हो पाया उनका खेल का करियर, कौन सी बाधाएं थी जिन्होंने उसको रोक लिया, और कौन सी वो खास चीज है कि जो खिलाड़ी लड़कियों को सफल बनाती है हमारे। तो ये इस टॉपिक पे मैंने कंपैरेटिव स्टडी फिर करी यहाँ पे नौकरी में। तो यहाँ आपने MD यूनिवर्सिटी में सर्विस भी की, कौन से विभाग में? जी मैं यहाँ पे 1988 में यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स मेरी नियुक्ति हुई। विमेन स्टडीज में? नहीं जी, खेल कूद विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स, MDU के अंदर। और फिर मुझे ये लगता था कि ये बैठने वाली जॉब है ज्यादा, मैं अभी खिला सकती हूँ दूसरी लड़कियों को। तो फिर मैंने उस जॉब को थोड़ा साइड करके लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन के लिए मतलब इंटरव्यू दिया, पहले किशोरी कॉलेज में, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पे मैं रही 1 साल, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज में दिया। कॉलेज में जी। अच्छा, बाद में फिर ये मर्ज हो गया था यूनिवर्सिटी में। हाँ, उसके बाद भी आपने वहाँ काम किया है? हाँ जी। फिर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज मर्ज हो गया यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फिर मैं यूनिवर्सिटी में ही सर्विस करती रही। और फिर वहाँ पे विमेन स्टडीज, क्योंकि मैं साथ साथ महिला संगठन में काम करती थी, यहाँ वहाँ से आपने सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश किया था जी। मैं स्टूडेंट लाइफ में ही वहाँ पे जो विचारों के मेले लगते थे यूनिवर्सिटी में, मेरे को जो मौका मिला पढ़ने का HAU में, वहाँ की स्टूडेंट यूनियन बहुत अच्छी थी, और SFI जो है वो छात्र संगठन वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग था, और वो हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते थे 8 मार्च को। हाँ जी। तो मैंने उसमें भाग लेना शुरू किया था जी, शुरू में सामाजिक काम के हिसाब से। और फिर जैसा जो होता यूनियन की एक्टिविटीज में मैं जाती, फिर मैं खुद जो है आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होने के नाते
मैं नॉमिनेट हुई थी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट काउंसिल में। क्योंकि मैं एकेडमिक्स में भी मैंने टॉप किया था और खेलों में भी मैं तब तक तो आपको कुछ मेडल भी मिले हुए हैं किसी विशेष, जैसे वॉलीबॉल में बताया आपकी कोई टीम जीती हो, जी, तो ये कोई मेडल मिले हैं आपको कहीं से? हाँ, हम जैसे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैं गई जी, वहाँ बहुत A1 सुविधाएं थी सारी खेल की। yes. और अगले ही साल मैं इंडिया की टीम में आ गई। वेरी गुड। वहाँ से एक टीम में, और सियोल हम खेलने गए थे। yes. हाँ जी, साउथ कोरिया में। वहाँ पे हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला जी। yes. बहुत बढ़िया। हाँ जी, और वहाँ पे फिर जो कॉन्टिनेंटल लेवल पे फर्स्ट सेकंड थर्ड टीम होती है जी, वो फिर वर्ल्ड के लिए खेलती है आगे। तो फिर 81 में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली जी मैक्सिको में। हाँ जी, मैंने। और फिर 82 में एशियाई खेल दिल्ली में हुए। दिल्ली में, हाँ जी, फिर उस टीम की मैं सदस्य थी। तो फिर मैं पहली हरियाणा की महिला खिलाड़ी थी जो इंडिया के लिए खेली। और मुझे पहला भीम अवार्ड भी, महिलाओं में पहला भीम अवार्ड मुझे मिला। हरियाणा सरकार का जो विशिष्ट खेल कूद का जो। तो प्रेजेंटली आप जो है ना किस मतलब सामाजिक कार्य किस संगठन से जुड़ी हुई हो? जी, मैं जैसे खेलती थी तो मैंने बताया कि मेरे को मलाल हमेशा ये रहा कि मेरी टीम की लड़कियां जो मेरे से भी अच्छी थी 2-3 खिलाड़ी, परंतु वो आ नहीं पाई। और इंटरनेशनल लेवल पे जब हम हारते थे तो मुझे ये लगता था कि मेरे गांव की वो लड़की वन लेग टेक ऑफ एक टेक्निक होती है वॉलीबॉल की, तो वो 2 लड़कियां ना बहुत अच्छी थी उसके अंदर। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो होती तो हम शायद गोल्ड मेडल जीत लेते। तो फिर मेरे को ये था जी, कभी भी जीवन में कुछ थोड़ा बहुत पहचान जो बनी है उसको मैं लगाऊंगी महिलाओं के लिए काम करने के लिए। तो प्रेजेंटली आप जो है ना किस प्रकार के आंदोलन में भाग लेती हो? केवल महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी समस्या को उजागर करने के लिए, या कोई दूसरी भी समस्या समाज की हो, दूसरे वर्ग की भी? जी, हाँ। फिर मैं नौकरी के साथ साथ काम करती रही ये महिला संगठन का जी। जनवादी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति संगठन हमने बनाया, मैं उसकी फाउंडिंग सेक्रेटरी बनी हरियाणा की। और वो काम करते करते और साथ में ये करते करते फिर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे जिम्मेवारी दी गई कि मैं वहाँ पे वुमेन स्टडीज सेंटर जो है वो स्थापित करूँ जी। 2 साल मैंने वहाँ पे लगाए, और साथ साथ हम ये काम करते रहे कि महिलाओं को भी आत्म विकास के, आगे बढ़ने के वो सब मौके मिलने चाहिए जो हमारे भाई लोगों को मिलते हैं। लड़कियों को, क्योंकि वो लड़की है इसलिए वो आगे नहीं पढ़ेगी, 10वीं के बाद शादी कर दे, क्योंकि वो लड़की है तो उसको खेल में नहीं जाने देना, क्योंकि वो लड़की है तो उसको गाने का, नाचने का, ये प्रतिभाएं जो है इनकी अभिव्यक्ति नहीं मिलनी। तो ये जो आजकल जो है महिलाएं हैं, बहनें हैं जो अध्ययन कर रही हैं या स्पोर्ट्स में आगे जा रही हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? इनको कैसे करना चाहिए, किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, इनके बारे में आपका क्या संदेश है इनको? जी, जैसे हमने ये अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हमारा संगठन बनाया हुआ है। आपने ये पूछा था कि इसमें कौन से सरोकारों को आप संबोधित करते हैं। फिर हमने ये देखा जी, महिलाओं के लिए काम करते हुए कि महिला समानता तब मिलेगी जब हम अपने आंदोलन के सूत्र जो हैं दूसरे आंदोलनों के साथ भी जोड़ेंगे। और एक कुल मिला के ऐसी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर हो जो महिलाओं को समान दर्जे के हिसाब से देखती हो और मौके देती हो। तो इसलिए हमने अपना जो काम है उसको महिला संगठन के साथ साथ उस तरह की पॉलिटिक्स के साथ भी जोड़ा। और हम अपने जो हमारा ये अनुभव है जितना थोड़ा बहुत इसके आधार पे हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज के दिन मौके मिल रहे हैं हमारे बहन भाइयों को समाज के अंदर, हमें पता है कि बहुत कम मौके मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो खेल है, जो खाद पानी उनके व्यक्तित्व को एक समृद्ध व्यक्तित्व की तरह से विकसित करने के लिए चाहिए वो तो नहीं है। परंतु जैसे भी हालात हैं उनमें जो उपलब्ध है शिक्षा के, खेल के, कल्चरल एक्टिविटीज के, उनके भरपूर फायदे उठाने चाहिए। और वो सुविधाएं भी ये देखना चाहिए कि सभी को नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे।
हमारे यहाँ पे दलित समाज के जो हमारे बहन भाई हैं, तुलनात्मक दृष्टि से देखें अगर, तो उनको मतलब मुख्य धारा के जो छात्र छात्राओं को जो मौके मिल रहे हैं, उनको वो भी नहीं मिल रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जो जाति का प्रभाव है ये कुछ रुकावट डाल रहा है जी, कुछ ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल। जो जातिगत भेदभाव के जो शिकार रहे हैं ये तबके, और लिंग भेद के और जाति के, हम महिलाएं लिंग भेद की शिकार रही हैं, और वो जो है वो मतलब जाति की वजह से, तो ये तबके जिनकी संसाधनों में कोई अपनी मालिकाना हक नहीं है, तो उनको जी बहुत दबाया गया है, बहुत सताया गया है। आज भी बहुत ज्यादा उत्पीड़न होता है। आपने जो ये काम किया सामाजिक कार्य में, 2-2.5 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, हमारी चिंतनशील खराब समिति है, उसमें महसूस करता हूँ ये जो समाज सेवा का काम है ना, इसमें कुछ चुनौतियाँ आती हैं जी। जो ट्रेडिशनल विचारधारा के लोग हैं ना, विचारधारा वो आगे आ जाते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है आप इस कार्यक्रम में? हाँ जी, हम तो देखो जो महिलाएं, मैंने कहा ना कि वो दबा कुचला हिस्सा है समाज का। और जब हमने महिला समानता का संघर्ष करना शुरू किया, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति बनाई, हमें तो तभी से ये कहने लगे थे लोग कि ये तो घरों को तोड़ने वाली है। हाँ, तो उसका हमने सामना किया कि भाई घरों को तोड़ने वाले नहीं, अगर हम समानता के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तमाम बहन भाई, तो हमारा समाज ज्यादा खुशहाल और समृद्ध होगा उसमें। और फिर उसके बाद जैसे जैसे हमने महिलाओं के हक की आवाज उठाई, तो हमने ये देखा कि जैसे इज्जत के नाम पे हिंसा होती है, उस पर बोलना शुरू किया हमने। तो हमने ये एहसास किया कि जब आप सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ बोलते हो, तो आप आदर्श और हीरो बन जाते हो। लेकिन जब आप अपनी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज तो विलेन बन जाते हो, तो आपको विलेन की जगह पे भेज दिया जाता है। जैसे हमने पढ़े भी राजा राम मोहन राय जी, सती प्रथा के खिलाफ, इनके खिलाफ जिन्होंने, और वो हमने झेला जी यहाँ पे। मतलब हमारे भी सामाजिक बहिष्कार के भी मतलब बात आई है, फतवे। हाँ, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जिस भी आदमी ने समाज के लिए काम किया है, इसके हित में काम किया है, जितनी ज्यादा कुर्बानी की है, शायद उसको समाज जो ना अधिक से अधिक जो ना परेशान करता रहा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। जी हाँ, आपका क्या विचार इस बात में? जब वो काम किए जाते हैं जी, जो थोड़ा जिनको एक्सपोजर मिलता है, मौके मिलते हैं, वो जिन चुनौतियों को देख पाते हैं, हमारे जो आम नागरिक हैं वो उनको उस तरह से नहीं देख पाते, भाग पाते। तो जब वो चिंतनशील जो तबके हैं वो जब आगे की बात उठाते हैं, तो ये जो कदम से कदम मिला के चल नहीं पाते सारे साथ। और इवन मुझे ये लगता है कि उस समय पे तो चाहे भगत सिंह हैं, जिन्होंने देश के लिए जान कुर्बान कर दी 23 साल की उम्र में, उससे बड़ा कोई कुर्बानी हो नहीं सकती जी। देखो उस समय पे तो उनको भी नहीं पहचाना गया था, जिस समय पे उन्होंने अपना योगदान इस आजादी के आंदोलन, आजादी का पावन पर्व यो खूब मनाना चाहिए। हाँ, आजादी कीमत पे मिली यो ज्ञान कराना चाहिए। हाँ जी, इस दुनिया को समझाना पड़ेगा हमें। जी जी। तो बेटी ऐसा है, मेरा एक YouTube चैनल है वैचारिक क्रांति, उसमें मैं अच्छे विचार डालता रहता हूँ। तो मेरे जो दर्शक हैं वैचारिक क्रांति के YouTube चैनल के, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? जो मेरे चैनल के मेरे फॉलोअर हैं या मेरे दर्शक हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी जी कि हम जो विकासशील देशों के नागरिक हैं, जो जहाँ जिस मुकाम पे पहुंचता है वो उसका व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं है, वो पूरे समाज की उपलब्धियां हैं। लेकिन अभी भी हमारे समाज को बहुत ज्यादा आगे जाना है। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में अगर मुकाबले में खड़ा होना है हमें, जिसकी नौबत है हमारे सामने, तो हम सारे नागरिकों को जो है अपना खेती का काम करते हुए, नौकरी का काम करते हुए, मजदूरी का काम करते हुए, पढ़ते हुए, सबको थोड़ा थोड़ा सामाजिक काम भी जो है वो करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि आदमी जो है अपनी जो बौद्धिक अक्षमता विकसित करता है वो समाज में रहकर करता है। समाज द्वारा प्रदत्त सुविधाएं, सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं, पेरेंट्स द्वारा सुविधाएं दे करके
वो एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाता है। जी। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि उस मुकाम पर पहुंचने के बाद वो शायद वो इस उपकार को भूल जाता है और वो ठीक तरह अपना दायित्व नहीं निभा पाता। आप कैसा महसूस करते हो इस मामले में? हाँ जी, थोड़ा लगता है हमें भी कि जो हमारे हरियाणा के अंदर इतना बड़ा मध्यम वर्ग है, Yes. जिसको पढ़ने की लिखने की इतनी सुविधाएं मिली है तुलनात्मक नजर से देखें तो, परंतु मतलब सामाजिक जो योगदान है, आगे जागृति को लेकर जाना कि किसी भी तरह से जो हमारे मानव अधिकार हैं, हमारे जो नागरिक अधिकार हैं, वो एक समता मूलक समाज हमारा बने, जो आज के दिन जात, लिंग और धर्म इनमें बटा हुआ है, उसकी बजाय एक नागरिक समाज बनेगी। ये हमें एक भूमिका अदा करनी है, तो वो करनी चाहिए सबको। दुनिया में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो जात पात है, दूसरे जो सब नेशनल रॉयल्टीज हैं, इनके विरुद्ध बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं, गीत लिखते हैं, गाने लिखते हैं, कवि जो है गाते हैं, भजनी गाते हैं, बड़े गायक हैं हमारे जो बड़े अच्छे अच्छे हैं और बड़े अच्छे लेखक हैं जो समाज कुरीतियों के विरुद्ध काम करते हैं। लेकिन देखते हैं हम कि इतने प्रचार प्रसार के बावजूद भी इस समाज में कितना परिवर्तन आ रहा है, कुछ कैसा महसूस करो आप? हाँ, परिवर्तन आ रहा है जी, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। क्योंकि जैसे आप से ही मैं ये सीख रही हूँ कि आप इतने अच्छे टीचर रहे, हमारी राजकुमार दीदी जो हमारे संगठन में काम करती हैं, उन्होंने आपके बारे में हमें बताया कि आप बहुत प्रतिबद्ध टीचर रहे हैं, और अब इस उम्र में भी जैसे आप प्रयास कर रहे हैं कि भी कुछ जागरूकता लाई जाए, मतलब ऐसे। तो ऐसे जब सब लोग प्रतिबद्धता के साथ, एक संकल्प के साथ सामाजिक सरोकारों को भी उसी तरह से अपने शेड्यूल में डालेंगे, तो ये जो समाज के परिवर्तन की गति जो है वो तेज होगी। उसमें उस तेजी की जरूरत है, और शुरू में आलोचना जरूर होगी, विरोध जरूर होगा, लेकिन इंसान अच्छाई का तो विरोध होता ही है, कभी से आज भी होगा, आगे गिरेगा। हाँ, ये तो वहाँ पे भी क्योंकि समाज जो ना, जो यथास्थिति है ना जी, उसका पक्षधर होता है जी, वो परिवर्तन नहीं चाहता, और चिंतनशील आदमी, बुद्धिमान आदमी इसको बदलना चाहते हैं, तो टकराव तो होना ही है जी। तो डॉक्टर साहब, आपने मेरे को बहुत ज्यादा समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस कार्य में लगे रहो, हम भी लग रहे हैं, और भगवान करे आपको इसमें सफलता मिले। मैं आप सबके सुंदर व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और मुझे मौका दिया आपके चैनल पे। धन्यवाद जी।